नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री के 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न जो है 4 से 5 बार पूछा हुआ है। ये 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो बनाया गया है जिसमें 5-5 क्वेश्चन है। हम इसी तरह के जो है सभी 5 क्वेश्चन का 50 वीडियो लाएंगे, जिसमें आपका 250 से 300 ऑब्जेक्ट 250 से 300 शॉर्ट टाइप कंप्लीट हो जाएगा, पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख रहे हैं, जिससे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, इससे हमको पता चल रहा है। तो हम सब एक ही साथ कर रहे हैं वीडियो में। तो अगर आप इससे पहले जो 4 वीडियो बनाया गया है नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। इस वीडियो से काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो सभी, क्योंकि उसमें एक एक क्वेश्चन 6 बार 7 बार पूछा हुआ है। हिस्ट्री में काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, आप देख सकते हैं। जाके वीडियो देख लीजिए। वो 4 पहले 10 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं होगा, 10 मिनट 15 मिनट का 10 मिनट से नीचे का ही वीडियो होगा। वो 4 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए तो आपको अच्छा सब क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बिना देरी करते हुए देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बन 14 की विधि से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन 2010, 15, 21, 22, 23 21 से लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस बार भी पूछा गया था 2023 में, देख सकते हैं आप। तो इसका उत्तर है, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को जो है कार्बन 14 के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः किसी जो जीवित वस्तु है उसमें कार्बन 14 की मात्रा, कार्बन 12 और कार्बन 14 की जो मात्रा है समान रहती है, यानी समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु की जब उसका मृत्यु हो जाता है तो C12 जो है स्थिर रहता है, और उसके बाद जो कार्बन 14 होता है वह उसका क्षय होने लगता है, निरंतर क्षय होने लगता है। कार्बन का जो अर्ध आयु काल है वह क्या है, 5568 प्लस 90 वर्ष है। अर्ध आयु काल यानी जितना है उसका आधा कितना है, 5568 प्लस 90 वर्ष है। अर्थात इतने वर्षों में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इतना वर्ष में कार्बन 14 की मात्रा क्या होती है, आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वो उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। इसी के आधार पर जो है प्राचीन सभ्यताओं की तिथि निर्धारण किया जाता है। तो इसका जो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा बोला जा रहा है कि जो तिथि निर्धारण की जो वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि उसको किस नाम से जानते हैं, कार्बन 14। अगर कोई जीवित वस्तु है उसमें जो है कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में मिलता है, यानी बराबर मिलता है। जब मृत्यु होता है तो C12 वैसे का वैसे रहता है। C14 जो है उनका क्षय होने लगता है। उसका अर्ध आयु काल कितना है, 5500 प्लस 68 प्लस 90 वर्ष है। उतना वर्ष में जो है कार्बन 14 का मात्रा आधा रह जाता है। इसी से जो है वस्तु के काल की गणना किया जाता है। जो गणना किया जा रहा है हड़प्पा सभ्यता कितना पुराना था, उसी से इससे गणना किया जाता है। मानव का जो शरीर मिला है यानी हड्डी के रूप में, उससे भी पता चलता है। तो इसका जो है कार्बन 14 की विधि से आप क्या समझते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या है, या ये भी क्वेश्चन रह सकता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के 3 कारण दे, 2 कारण दे। तो हम सभी आपको डिटेल में बता रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है 2010, 12, 18, 20 में पूछा हुआ है। देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार पूछा हुआ है। हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हैं जो 4 बार 5 बार पूछे हुए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम इस वीडियो में वैसे सब क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लिए ला रहे हैं। तो आप वीडियो को देखिए और पावर ऑफ कला की शक्ति का प्रदर्शन कीजिए। पावर ऑफ आर्ट्स का नाम आगे कीजिए, दिखाइए आर्ट्स का पावर। तो उत्तर क्या है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों की चर्चा निम्नलिखित रूप से की जा सकती है। इसको आप बदल के भी लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण है, सीधा भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो क्या क्या कारण है, पहला है बाढ़। इस मत के जो अनुसार है हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे वह क्या थे, नदी के किनारे थे।
अतः बहुत विद्वान मानते हैं कि इनका पतन बाढ़ द्वारा हुआ होगा, यानी नदी में बाढ़ आ गया, उससे सभ्यता खत्म हो गया। अब खुदाई में जो है बालू की मोटी परतें मिली, यानी खुदाई जब किया गया तो बालू का जो है काफी मोटा परत मिला, तो इससे भी इसके मन की पुष्टि करती है। दूसरा है अग्निकांड। खुदाई में जो है खुदाई हुआ तो उसमें है जली हुई मोटे अस्त्रों की प्राप्ति से कुछ विद्वान जो है अग्निकांड से सभ्यता की पतन की बात करते हैं। अग्निकांड का भी जिक्र किया गया है, खुदाई में जो हुआ तो उसमें जला हुआ सब चीज बहुत मिला है, तो बहुत विद्वान जो है कि ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि इनका अग्निकांड से इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। तीसरा है बाह्य आर्य आक्रमण। तीसरा क्या है? तीसरा है बाह्य आर्य आक्रमण। खुदाई से प्राप्त नरकंकालों, वेद में 10वां दुर्ग के विनाश के आधार पर बाह्य आक्रमण द्वारा इनके पतन को भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। यानी आर्य आक्रमण जो हो रहा था खुदाई में जो है जो मिला है नरकंकाल, उसमें 10वां दुर्गों के विनाश का वर्णन बाह्य आक्रमण द्वारा किया, यानी बाहरी आक्रमण जो बाहरी जो थे वो सब आक्रमण किया, इससे भी उनके पतन को नजरअंदाज नहीं किया जाता, ये बोल रहे हैं। चौथा है लगातार गेहूं उत्पादन में भूमि की उर्वरा शक्ति कमी। इस सभ्यता से के पतन को भी विचार को बल मिल सकता है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन, नदियां द्वारा मार्ग बदलने, जल प्लावन तथा सिद्धांत भी इसी संदर्भ में उल्लेखनीय है। लगातार गेहूं उत्पादन क्या होगा तो उससे उर्वरा शक्ति खत्म हो गया होगा, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, नदियां द्वारा मार्ग बदलने, यानी नदी का जो है मार्ग बदल गया जिससे बाढ़ आया, उससे भी सभ्यता के पतन का अनुमान लगाया जा रहा है। इसका भी समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्या हुआ। तो हम 23 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी तक में 5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस तरह के क्वेश्चन खोजने में, उसके बाद टाइप करने में, फिर बनाने में। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, लाइक कर ही सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। ये वादा है, फ्री में मिलेगा सब चीज़, उसके लिए तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है। तो क्वेश्चन है अल्बरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है? आंसर है अल्बरूनी का जो जन्म है आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म के पास बेरू नामक स्थान पर हुआ था। यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान जो है ख्वारिज्म के पास, ख्वारिज्म एक जगह का नाम है, बेरू नामक एक स्थान है, वहाँ 4 दिसंबर 1973 को हुआ था। ख्वारिज्म जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, एक ही था केंद्र, यानी प्रमुख केंद्र था। अल्बरूनी ने जो है वहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त की और एक विद्वान के रूप में क्या की, प्रसिद्धि प्राप्त की। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें सीरियानी, फारसी, हिब्रू, संस्कृत आदि भी थे। महमूद गजनवी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है कि अल्बरूनी जो है किसके साथ भारत आया था, तो ये महमूद गजनी के साथ महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया। अल्बरूनी ने भारत किसके साथ आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था। ये बता देते हैं हमको, जब महमूद गजनी का आक्रमण भारत पर हो रहा था तब ये आया था। तो अल्बरूनी ने भारत पर अरबी भाषा में लगभग 20 पुस्तकें लिखी, लेकिन इन सब में किताब उल हिंदी अथवा तहकीक-ए-हिंद एक बेजोड़ ग्रंथ है। 70 वर्ष की आयु में दिसंबर 1048 में लगभग उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इनका कहानी हो गया खत्म। ये जो इन सीधा समझिए 2 मिनट में, ज़्यादा नहीं लेंगे। अल्बरूनी का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था, आधुनिक उज्बेकिस्तान जो है वहाँ एक बेरू नामक स्थान है, वहाँ पर हुआ था 4 दिसंबर 1973 को। ख्वारिज्म में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, शिक्षा का जो है वह एक प्रमुख केंद्र था क्या, ख्वारिज्म में। वहाँ से जो है अच्छा पढ़ाई किया और एक विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त कर ले। उसको जो है अल्बरूनी को बहुत भाषा आता था, बहुत भाषा का ज्ञान था। वह था
सिरियानी, फारसी, हिब्रू, संस्कृत, ये सभी भाषा था। जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण कर रहा था तब अल-बरूनी भारत आया था। उसका जो 2 ग्रंथ है, तहकीक-ए-हिंद और किताब उल हिंद, ये काफ़ी बेजोड़ ग्रंथ है। ये ऑब्जेक्ट में पूछा गया है कई बार। तो इनका जो मृत्यु है कब हो गया, 10 दिसंबर 70 वर्ष की आयु में सितंबर 1048 में इनकी लगभग मृत्यु हो गई। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, रैयत वाली भू राजस्व बंदोबस्ती व्यवस्था को विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका आंसर है रैयत वाली बंदोबस्त व्यवस्था की विशेषता क्या है। यह व्यवस्था जो है बम्बई, असम तथा मद्रास के अन्य प्रांतों में लागू की गई। इसके अंतर्गत औपनिवेशिक भारत की भूमि का 51% भूभाग था। भू राजस्व के अंत की यह व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई के कुछ भागों में लागू किया गया था। यह व्यवस्था सीधे किसानों के साथ किया गया था। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए, समझाते हैं हम। यह व्यवस्था जो है कहाँ से किया गया था, बम्बई, असम तथा मद्रास के अन्य प्रांत में लागू किया गया था। यह सभी प्रांत में लागू किया गया था। यह जो है औपनिवेशिक भारत यानी जितना था औपनिवेशिक भारत का भूमि का जो पूरा भारत का भूमि है वह 51% भूभाग था। भू राजस्व की व्यवस्था जो है मद्रास प्रेसिडेंसी, यह व्यवस्था किसके साथ, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई के कुछ भागों में लागू किया गया था। यह जो है सीधे किसानों के साथ किया गया था। तो ये भी इसका भी समझ में आ गया होगा। जो कि आखिरी क्वेश्चन है 25 नंबर, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, कई बार नहीं, 13 साल के बाद देख सकते हैं पूछा गया है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। 2010 के बाद सीधा 2023 में पूछा हुआ है। देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए इस चैनल पर जो भी बताया जा रहा है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ग्रुप पे फ्री में PDF मिल रहा है वहाँ से याद कर ही लीजिए। हम इसमें 50 से 60 क्वेश्चन के आसपास ऐसा होगा जो कि 2 बार से ऊपर पूछा हुआ है। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में 30-40 के आसपास होगा, पॉलिटिकल में भी 30-40 के आसपास होगा, लेकिन हिस्ट्री में काफ़ी रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। तो जो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको तैयार आप कर लीजिए। एग्जाम में लगभग वही सब क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो ज़्यादा बार पूछा जा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी सब क्वेश्चन को रिपीट ज़्यादा होता है। तो यह जो 18 सुल्तान के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, वहाँ 18 सुल्तान में जो है मेरठ छबानी में सैनिकों को जो प्रयोग करने के लिए दिया जाता था बंदूक, उसमें जो कारतूस होता था उसमें उस जंग नहीं लगी, उसके चलते क्या करता था, दांतों से जिन्हें इस तरह से समझिए, 18 सुल्तान में मेरठ छबानी में सैनिकों को प्रयोग करने के लिए कारतूस दिया गया था, जिन्हें प्रयोग करने से पहले क्या करना पड़ता था, दांत से खींचना पड़ता था। अफवाह थी कि इन पर गाय एवं सूअर की चर्बी लगी हुई है। अपना धर्म भ्रष्ट होने के भय से हिंदू मुसलमान ने इनका प्रयोग करने से इनकार कर दिया और विद्रोह पर उतारू हो गए। ये अफवाह नहीं थी, ये लगभग सही बातें थी कि कारतूस जो है उसको खींचने से पहले जो दांत से खींचना पड़ता था वह सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। ये बात लगभग सही है। तो धर्म भ्रष्ट होने के डर से जो है हिंदू के लिए गाय और मुसलमान के लिए सूअर, समझ ही सकते हैं इस तरह का होता है। तो ये सभी का दोनों का धर्म भ्रष्ट कर रहा था ये अंग्रेज लोग, तो ये सब भड़क गए और विद्रोह के लिए उतारू हो गए। तो ये इस क्वेश्चन का भी समझ में आ गया होगा तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक कारण था वही जो बंदूक प्रयोग करने के लिए दिया जाता, तो बंदूक का अगर नाम लिखना होगा तो इनफील्ड है, क्या नाम है, इनफील्ड। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वो जो है उसमें कारतूस रहता था, उसको दांत के से खींच के तब लगाना पड़ता था, और कारतूस इसलिए लगाया जाता था कि गोली में जंग नहीं लगे। तो समझ में आ गया होगा इसका भी आंसर आपको। तो अगर PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। तो साथियों, हमने इस वीडियो में 5 ऐसे प्रश्न देखे जो कि 5 बार से ऊपर पूछा हुआ है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। यही सब क्वेश्चन में से रिपीटेड होता है, तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको सब क्वेश्चन इसी में से रहेंगे। जो हमारा 300 करवाएंगे शॉर्ट टाइप, उसी में से आपका 30 क्वेश्चन देता है, उसमें 15 बनाने के लिए बोला जाता है। तो 15 क्वेश्चन आपका आराम से आप इन सब वीडियो को देख के आप कवर कर लेंगे और बनाएंगे भी, वहाँ हमको जहाँ तक उम्मीद है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वीडियो के साथ। धन्यवाद प्यारे साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।